कश्मीर इशू, अगर इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात की जाए तो इसकी हिस्ट्री 1947 में ब्रिटिश इंडिया के पार्टीशन से देखी जा सकती है, जब दो अलग अलग देश बने थे, इंडिया और पाकिस्तान। जम्मू एंड कश्मीर, जो कि उस टाइम एक प्रिंसली स्टेट थी, इन दोनों देशों के दरमियान एक कन्फ्लिक्टेड एरिया बन के रहा। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के इशू के बारे में, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर का इशू क्या है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में जम्मू एंड कश्मीर इशू के बारे में पूरी जानकारी। हेलो फ्रेंड्स, मेरे नाम मुदब्बिर है और आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमारे लिए बहुत ही वैल्यू रखता है। चैप्टर फर्स्ट, प्रिंसली स्टेट्स डिलेमा। ब्रिटिश इंडिया के पार्टीशन के समय ब्रिटिश इंडिया में 565 प्रिंसली स्टेट्स थी, यानी जहां के रूलर्स अलग अलग होते थे, लेकिन ये सारे ब्रिटिश राज के अंडर थे। जब ब्रिटिश राज 1947 में खत्म हुआ तो इन प्रिंसली स्टेट्स के रिलेशंस और फ्यूचर के बारे में फैसला करना, ये समस्या इसलिए थी क्योंकि ये प्रिंसली स्टेट्स अपने आप को इंडिपेंडेंट मानते थे और खुद को ब्रिटिश राज से अलग समझते थे। तो पार्टीशन के दौरान इन प्रिंसली स्टेट्स को कुछ ऑप्शंस दिए गए, जैसे या तो इंडिपेंडेंट रहो या इंडिया और पाकिस्तान दोनों में से किसी एक के साथ रहो, लेकिन जिसके लिए कुछ कंडीशंस दी गई, जैसे ज्योग्राफिकल कंटिग्यूटी, डेमोग्राफिक्स और लोगों के विशेष। जियोग्राफिकल कंटिग्यूटी यानी एक दूसरे के बॉर्डर शेयरिंग होने चाहिए या नजदीक होने चाहिए। इंडिया की अगर बात की जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के लीडरशिप में इंडिया ने इन प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के साथ मिलाना शुरू किया, जो कि उन्होंने बहुत ही अच्छे से निभाया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इन प्रिंसली स्टेट्स के साथ किए गए समझौते और काफी बहस के बाद इनको समझाया गया कि इंडिया एक इक्वालिटी का देश है, जहां हर किसी स्टेट को सेम लेवल की फ्रीडम और फैसिलिटीज दी जाती और सामाजिक, सियासी और कानूनी सहूलियातों को इंडिया के मुताबिक बनाया जा सकता है। तो ये सब सुनकर इन प्रिंसली स्टेट्स ने इंडिया के साथ मिलना शुरू किया, लेकिन कुछ स्टेट्स जैसे जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ उस वक्त साइलेंट रहे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जूनागढ़ और हैदराबाद इंडिया के साथ मिले, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के राजा महाराजा हरि सिंह ने आजाद रहने का फैसला किया। चैप्टर सेकंड, व्हाई महाराजा हरि सिंह साइंड द डॉक्यूमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। ब्रिटिश इंडिया के पार्टीशन के दौरान जम्मू एंड कश्मीर के राजा महाराजा हरि सिंह ने आजाद रहने का फैसला किया, क्योंकि उनको डर था अगर वो इंडिया या पाकिस्तान दोनों में से किसी एक के साथ में मिले तो उनके राज्य यानी स्टेट में सामाजिक और धार्मिक डिसहार्मनी बढ़ सकती है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में पहले से ही बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं, जैसे कश्मीरी, डोगरास, पंडित्स, गुज्जर्स और भी बहुत सारे, जिसकी वजह से पाकिस्तान के संबंध में कुछ लोग और प्रो पाकिस्तान मूवमेंट ज्यादा बढ़ गई। तो पाकिस्तान ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के जम्मू एंड कश्मीर पर कब्जा करने का प्रयास किया, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया दोनों का डिफेंस अंग्रेजों के हाथों में था। तो पाकिस्तान ने ट्राइबल मिलिटेंट्स का यूज किया और जम्मू एंड कश्मीर के कई एरियाज पर हमले कराए। इसमें मुजफ्फराबाद, बारामूला, उरी, पुंछ और मीरपुर शामिल थे। ये हमले जम्मू एंड कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में कन्फ्लिक्ट और लूटपाट के कारण बने। तो जम्मू एंड कश्मीर के रूलर महाराजा हरि सिंह ने पहले भारत के होम मिनिस्टर, जो कि उस टाइम सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनसे मदद मांगी। जब पाकिस्तान के ट्राइबल मिलिटेंट्स ने जम्मू एंड कश्मीर पर हमले शुरू किए, उस वक्त महाराजा हरि सिंह का कहना था कि उनके राज्य में अत्याचार हो रहा है और उन्हें पाकिस्तान से बचने के लिए इंडिया की हेल्प चाहिए। लेकिन उस वक्त इंडिया का डिफेंस भी अंग्रेजों के हाथों में था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, और ये एक अच्छी चीज थी जो अंग्रेजों ने जाते समय डिफेंस को अपने हाथों में रखा था। नहीं तो पार्टीशन के दौरान बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स वगैरह देखने को मिलते। तो इंडिया ने माउंटबेटन से बात की और माउंटबेटन का आंसर बहुत ही सिंपल था कि हम अपनी आर्मी का यूज किसी पर अटैक करने के लिए नहीं कर सकते। हम अपनी आर्मी का यूज तभी कर सकते हैं जब हम पर अटैक हो रहा हो और हमें अपना डिफेंस करना हो। सो माउंटबेटन का कहना था कि कश्मीर इस वक्त इंडिया का हिस्सा नहीं है, अगर हम डिफेंस करना चाहे तो ये अटैक माना जाए। फिर 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन डॉक्यूमेंट साइन करके कश्मीर को इंडिया के साथ मिला दिया, जो कि उस वक्त पर लीगल था, क्योंकि इनको पहले ही ऐसे ऑप्शंस दिए गए थे।
चैप्टर 3 फॉर्मेशन ऑफ एलओसी। अब जैसे कि महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन डॉक्यूमेंट साइन करके कश्मीर को इंडिया के साथ मिला दिया, तो इंडिया ने अपने ट्रूप्स को कश्मीर में डिप्लॉय करना शुरू किया, जिससे ये कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ा और फर्स्ट इंडिया पाकिस्तान वार में बदल गया। भारतीय सेना ने जम्मू एंड कश्मीर के कुछ हिस्सों को बचाने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किए। ये वार 1948 तक चला, जब यूनाइटेड नेशंस के मीडिएशन के बाद सीज फायर डिक्लेयर हुआ। सीज फायर की अगर बात की जाए तो इसका मतलब होता है टेम्पररी लड़ाई को रोकना, आमतौर पर एक जिसके दौरान पीस नेगोशिएशंस होते हैं। ये सीज फायर लाइन आखिर डिफेक्टो बॉर्डर बन गया, जिससे आज लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच के बॉर्डर्स है, जिसके एक साइड में आजाद कश्मीर जिस पर पाकिस्तान कंट्रोल कर रहा है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर के नॉर्थ वेस्ट और नॉर्दर्न एरियाज है, और बाकी सेंट्रल और साउदर्न एरियाज में इंडिया कंट्रोल कर रहा है। इसके बाद कश्मीर इशू पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और समय समय पर वार्स हुए, और समझौता करने के लिए कई एग्रीमेंट्स और ट्रीटीज की कोशिशें की गई, लेकिन इन सभी पर दोनों देशों के बीच कोई भी समझौता आज तक नहीं हुआ। और ये कश्मीर इशू इंडिया और पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशंस और रीजनल स्टेबिलिटी को बुरी तरीके से अफेक्ट करता है।